जी बेटा, हमारा आज का टॉपिक है एक्सटर्नल रिलेशनशिप। अच्छा, होता ये है कि ना जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन उनमें से अपने जो सारे ऑपरेशंस हैं, सारी प्रोडक्शन है, वो 100% अपने पास करती हैं। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कि उनको कुछ काम आउटसोर्स करना पड़ता है। मीन्स कि वो सारी प्रोडक्शन अपने पास नहीं करती। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अब जैसे ये नेस्ले है। नेस्ले ने नेस्ले फार्मिंग नहीं करता। नेस्ले ने भैंसे अपने पास नहीं रखी हुई। नेस्ले ने अगर अपना पास भैंसे भी रखे हैं और उसके लिए उसकी लुक आफ्टर के लिए लोग भी रखें, अपने एम्प्लॉयज भी हायर करें, तो वो एक बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो मिल्क आउटसोर्स कर लेते हैं। मिल्क आउटसोर्स में ये होता है कि वो उन्होंने मुख्तलिफ फार्मर से एग्रीमेंट किया हुआ होता है। उनसे जाके मिल्क उठाते हैं और बाकी अपने पास मिल्क को प्रोसेस करते हैं। ये होती है आउटसोर्सिंग। ये मैंने आपको एग्जांपल बताई है नेस्ले के। इसी तरह से जो क्या कहते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, या तकरीबन तकरीबन तमाम इंडस्ट्रीज को कोई ना कोई काम जरूर आउटसोर्स करना पड़ रहा होता है। बहुत कम ऐसा चांस होता है कि कंपनी अपने सारे ऑपरेशंस अपने पास कर रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, अब जैसे एजुकेशन सेक्टर है, तो यहाँ पर ज्यादातर काम जो है ना वो आपका किस पे चल रहा होता है कि आपको आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस करनी, लेकिन आप चूंकि सर्विसेज दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी आउटसोर्सिंग इस तरह से करते हैं कि मुख्तलिफ टीचर्स को अपने पास परमानेंट अपॉइंट करने की बजाय उनको आउटसोर्स कर लेते हैं। उनसे एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जी हम आपको पर आवर ये उसको रेमुनरेशन देंगे, आप हमारे पास इतने घंटों के लिए आ जाया करें। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे स्कूल इस तरह से टीचर्स को आउटसोर्स कर रहे होते हैं। जो छोटे लेवल के स्कूल होते हैं, प्राइमरी लेवल तक के, वो वहाँ तो शायद आउटसोर्सिंग का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन हाई स्कूल में, लाइक आप अगर कहें कि मिडिल और हायर एजुकेशन जो स्कूल है, हाँ क्या कहते हैं, हायर सेकेंडरी जो उसमें होता है, उसके बाद कॉलेजेस में आउटसोर्सिंग चलती है। अच्छा, इसी तरह से डॉक्टर्स भी आउटसोर्स किए जा रहे होते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, बल्कि तकरीबन सारे हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी हैं, मैं इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी हैं, वो तकरीबन तमाम हॉस्पिटल्स आउटसोर्सिंग कर रहे होते हैं डॉक्टर्स की। डॉक्टर्स मॉर्निंग में उधर होते हैं, निश्तर में होते हैं, या चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में होते हैं, या शहबाज शरीफ अस्पताल में होते हैं। इस तरह वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में उनकी परमानेंट जॉब होती है। और शाम में वो आके आपके पास अपना क्लिनिक का जो है ना सेटअप वो कर लेते हैं। और इस तरह से अब वो डॉक्टर जो शाम में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो हॉस्पिटल के अपने पेरोल पे नहीं होते। अगर वो उसके पेरोल पे हो तो फिर आउटसोर्सिंग नहीं होगी। अच्छा, इस तरह से फॉर एग्जांपल, ये जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ये सारे पार्ट्स खुद नहीं मैन्युफैक्चर करते। अब आप ये होंडा की कोई गाड़ियां देख लें, या सुजुकी की गाड़ियां देख लें, तो ये सारे पार्ट्स खुद नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे होते। बहुत सारे पार्ट्स को ये आउटसोर्स कर रहे होते हैं। तो बेटा, आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि सर्विसेज या कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स आप किसी और फैक्ट्री से या किसी और कंपनी से आउटसोर्स कर लेते हो। अच्छा जी, आगे देखें, द रीजंस फॉर आउटसोर्सिंग। बेटा, सबसे बड़ी रीजन तो ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने तमाम ऑपरेशंस में स्पेशलाइजेशन डेवलप नहीं कर सकती। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जितनी चीजों में डील कर रही है, तमाम में स्पेशलाइजेशन डेवलप नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि हमें एक बड़ा एडवांटेज होता है कि हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन से जब कोई चीज आउटसोर्स करते हैं, तो जो जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम कुछ आउटसोर्स कर रहे होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलिस्ट होती है उस चीज की। तो इस तरह से हमें क्वालिटी प्रोडक्ट या क्वालिटी सर्विसेज मिल जाती हैं। देखिए, हम ABC 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। द एंटिटी शुड देयरफॉर फोकस एक्टिविटीज विद इन द एंटिटी ऑन कोर competencies with the aim of gaining more competitive advantage। होता यह है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो उसकी कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, वो उसी पर फोकस करते हैं। और बाकी जो चीजें आपकी अपनी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है, वो आप आउटसोर्स कर लेते हो। तो उसका फायदा ये हो जाता है कि आपकी कंपनी की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी रहती है। अच्छा, आउटसोर्सिंग में भी एक बात याद रखिएगा, दो तरह की आउटसोर्सिंग होती है। एक होती है क्या कहते हैं, व्हाइट लेबल आउटसोर्सिंग, और दूसरी होती है ब्रांडेड आउटसोर्सिंग। ब्रांडेड आउटसोर्सिंग में ये होता है कि फॉर एग्जांपल सुजुकी की गाड़ी में कोई एक पुर्जा लगा हुआ है,
और उस पुर्जे को वो जो पार्ट है उसका, उसको फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस किया है एक्स वाई जेड कंपनी ने, तो वो उस पुर्जे के ऊपर जो लोगो लगा होगा वो एक्स वाई जेड कंपनी का लगा होगा, सुजुकी का नहीं लगा होगा। इसको बोलते हैं क्या कहते हैं, ब्रांडेड आउटसोर्सिंग। दूसरी होती है व्हाइट लेबल आउटसोर्सिंग। व्हाइट लेबल आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि आपने एक्स वाई जेड कंपनी को कहा कि जी आप ये पार्ट्स हमारे लिए प्रोड्यूस कर दें और उस पर हमारा ही लोगो लगाएं। अच्छा, उसके एक तो चार्जेस सम टाइम थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं, और सेकंड एक और चीज आती है कि वो जो कंपनी है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि जी आप बल्क ऑर्डर दें। आमतौर पे जैसे अगर हम सुजुकी की एग्जांपल लें या होंडा की एग्जांपल लें तो डेफिनेट सी बात है, इनको तो बल्क ऑर्डर करना इशू नहीं है। तो वो दो नॉर्मली रिक्वायरमेंट होती हैं। एक रिक्वायरमेंट बल्क ऑर्डर होता है, और दूसरी रिक्वायरमेंट जो है वो दैट इज अ क्या कहते हैं, प्राइस सम टाइम कुछ इंक्रीज हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट देखें, द एंटिटी शुड आउटसोर्स वर्क टू एंटिटीज दैट हैव कोर कंपिटेंसीज। ये वही पॉइंट है तकरीबन जो मैंने आपको पहले बताया है कि वो आपके जो फोकस है वो उसी पर, ये पहले पॉइंट से रिलेट करता है वो पॉइंट ये। थर्ड में देखें, द आउटसोर्स वर्क माइट रिक्वायर अ स्पेशलिस्ट स्किल that the entity cannot employ internally because it cannot offer enough work or career structure to full-time specialist। Sometime आपके पास ना काम बहुत ज्यादा नहीं होता। अच्छा, उसमें फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोडक्ट ऐसी है जो आपकी ना सीजनल प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, या आप कह लें कि कोई कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिसको ना हमें अपॉइंट किसी एक न्यू पर्सन को हम अपॉइंट नहीं कर सकते होते। उसकी वजह ये होती है कि इतना ज्यादा काम नहीं होता। फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैं आपको बताऊं कि लेट्स सपोज किसी एक हॉस्पिटल में जो एक डिजीज ऐसी है जो इतनी कॉमन डिजीज नहीं है, उसके पेशेंट्स रूटीन में नहीं आते। मैं एक महीने में एक पेशेंट आ जाता है, एक महीने में दो पेशेंट आ जाते हैं, तीन पेशेंट आ जाते हैं। तो ऐसे के लिए ना आप कोई हॉस्पिटल जो है ना किसी को ऑन बोर्ड नहीं ले सकता। वो सिर्फ ये करते हैं आउटसोर्सिंग के लिए उस डॉक्टर का नाम और उस डॉक्टर की क्वालिफिकेशन वगैरह का बोर्ड लगा देते हैं, और उसकी कोई बैठने की जगह बना देते हैं। लेकिन वो बैठने की जगह भी इस तरह से होती है कि टाइम को एडजस्ट किया हुआ होता है। इसी तरह से तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बीजेडयू में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा हूँ आजकल। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इंग्लिश का सब्जेक्ट सिर्फ दो हैं। एक है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, और दूसरा है फंक्शनल इंग्लिश। अब वो दो सब्जेक्ट्स के लिए ना एक परमानेंट टीचर अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि परमानेंट टीचर की सैलरी, उसके पूरे जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो इंग्लिश के सब्जेक्ट के टीचर आउटसोर्स कर लेते हैं। तो ये है आउटसोर्सिंग, कि अपने स्पेशलिस्ट को फुल पेमेंट भी नहीं करनी पड़ती और आप स्पेशलिस्ट को हायर भी कर लेते हो। बेटा नेक्स्ट देखें, प्रॉब्लम्स विद आउटसोर्सिंग। द नेचर ऑफ रिलेशनशिप विद सप्लायर्स ऑफ आउटसोर्स्ड वर्क इज क्रिटिकल टू सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। क्रिटिकल टू सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन। आपने, क्योंकि वो कोई एक जो एम्प्लॉय है वो आपके पास फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है, वो मुसलसल आपकी निगरानी में नहीं काम कर रहा, तो सम टाइम आपको उसको जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो मुश्किल हो जाती है। A potential problem with outsourcing is that loss of control over the outsourced activities. ठीक है, this can be significant when something goes wrong and action performance does not meet expectation। मैंने मुल्तान की कुछ टेक्सटाइल कंपनीज को देखा कि वो जो चीजें आउटसोर्स करती हैं, तो उन्होंने एक दो एम्प्लॉय रखे हुए हैं कि वो एम्प्लॉय मुसलसल चाइना जाते रहते हैं। वो आउटसोर्सिंग करते हैं चाइना से। तो वो जब चाइना जाते हैं तो वहां जाके सिर्फ उनका काम ये था कि उन्होंने क्वालिटी अश्योरेंस करनी होती है। उन्होंने ये मेक श्योर करना होता है कि हमने जो प्रोडक्ट आउटसोर्स किया है उसकी क्वालिटी डैमेज ना हो। तो ये होता है बेटा आउटसोर्सिंग। हाँ जी बेटा, जरा रिप्लाई कर दे मुझे फटाफट कि आपको समझ आ गया ये आउटसोर्सिंग वाला कॉन्सेप्ट पूरा। ओके, दैट्स गुड। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। बेटा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जिनको फिजिकल एग्जिस्टेंस की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। अच्छा, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर ज्यादातर होती हैं
आईटी से रिलेटेड, या सम टाइम होती हैं अगर आप कोई कंसल्टेंसी का बिजनेस देते हैं, या कुछ किसी हद तक कुछ फाइनेंशियल मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें आप वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लेते हैं। लाइक आपकी बकायदा वो जो फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं होती, आपका बकायदा बड़ा बड़ा सा ऑफिस नहीं होता, ज्यादा स्टाफ रखने की जरूरत नहीं होती, और अब बल्कि ये जो आईटी में एक जो क्या कहते हैं डिजिटल सॉल्यूशंस हैं, जिसमें कोई उसको वेबसाइट बनाना या उसको डिजिटल मार्केटिंग करना या ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह, अब तो इसका ट्रेंड ये आ गया कि ये सारा काम जो है ना ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर हो रहा होता है। ठीक है। अब उसमें होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को जानता हूँ, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और यूके में। वो आईटी से रिलेटेड कुछ सर्विसेज देती हैं, लेकिन उनके स्टाफ उनके घर में वो जितना भी स्टाफ है ना उनका, वो अपने अपने घर में बैठ के काम करते हैं, कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है। और अब इतने सारे एडवांस किस्म के सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आप उन सॉफ्टवेयर के जरिए अपने जो स्टाफ है उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहे होते हो। एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी आ गया कि जी आपने आपका एग्रीमेंट हो गया कि मिस्टर एक्स वाई जेड जो है वो आपकी कंपनी के पैनल पर आ गए हैं, और उन्होंने सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5-6 बजे तक काम करना है। करना अपने घर बैठकर है, करना कंपनी का काम है। अच्छा, अब क्या भाई जो बंदा घर बैठा होता है वो तो थोड़ा केयरलेस हो जाता है ना, काम करते करते चलो जी ऐसे बंदा 20 मिनट आधा घंटा फेसबुक यूज कर ली, फिर 5-10 मिनट लिंक्डइन देख लिया, फिर 5-10 मिनट चलो यार रिलैक्स होने के लिए कुछ कुछ सॉन्ग सुन लें। अच्छा, होता क्या है, अब वो जो सॉफ्टवेयर ऐसा आ गया है कि वो आपकी सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहा होता है। आपके घर में जो इंटरनेट कनेक्शन आया हुआ है, उस इंटरनेट कनेक्शन पे जितनी डिवाइसेस चलेंगी, उन डिवाइसेस का सारा रिकॉर्ड कंट्रोल हो रहा होता है। पता लगे कि जनाब आपका जो कंप्यूटर जिस पे आप काम कर रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, वो तो उस सॉफ्टवेयर से मॉनिटर हो ही रहा होता है कि स्क्रीन पे क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। तो बेटा अब इसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आ गई है। कंसल्टेंसी के बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिसमें आप वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करते हो, एज ए कंसल्टेंट काम करते हो। जी बेटा, इसको एक दफा आप लोग खुद रीड कर लें, मैंने सारा कॉन्सेप्ट और सारा आइडिया आपको समझा दिया। ये 2 पैराग्राफ्स हैं, इनको जरा फटाफट रीड करें। मैं यहीं आपके साथ ऑनलाइन मौजूद हूँ, कोई बात नहीं समझ आती तो मुझसे पूछ लें। जी बेटा, मूविंग फर्दर, थीरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ये कुछ थीरीज हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें जैसे सबसे टॉप पर है कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अच्छा, contingency theory of organization structure is that the most effective organization structure for an entity depends on the circumstances. Contingency का मतलब ये है circumstances based organization, circumstances based structure, कि जैसे जैसे circumstances change होते हैं हम उसको adjust करते रहते हैं। लाइक इस structure में flexibility होती है। An entity should use the organization structure that is best suited for its size, complexity, and strategies. Organization structure will vary according to differences in the organizational processes and internal and external relationships. अच्छा, कंटीजेंसी का ना मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो सीजनल होती हैं, मीन्स कि वो उसके जो ऑपरेशंस हैं वो रेगुलर नहीं चल रहे होते उसमें। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम उसको नेस्ले की एग्जांपल को ही लेकर चल रहे हैं, तो नेस्ले में जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो डिमांड बेस्ड होती है। गर्मियों में डिमांड बढ़ जाती है, सर्दियों में डिमांड कुछ कम हो जाती है। तो उनको क्या करना होता है कि उन्होंने फार्मर्स के साथ भी एग्रीमेंट कुछ इसी तरह का ही किया होता है, सीजन बेस्ड किया होता है। अच्छा, इसी तरह से कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिनकी प्रोडक्ट्स होती ही सीजनल हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो आपकी क्या कहते हैं गारमेंट्स वाला जो बिजनेस है, इसमें कुछ कुछ लोग डील करते हैं कि सिर्फ लाइक टी शर्ट्स में। कुछ ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूँ जो सिर्फ टी शर्ट्स में ही स्पेशलाइज्ड हैं। वो स्पेशल है, वो वो प्रोड्यूस करते ही टी शर्ट्स हैं। तो उनका काम कब शुरू होता है? जनवरी फरवरी में। और कब एंड हो जाता है? मार्च अप्रैल में। या सम टाइम उनका काम
दिसंबर में शुरू हो जाता है और मार्च अप्रैल में वो फ्री हो जाते हैं। फिर अप्रैल से लेकर वो तकरीबन अगेन नवंबर दिसंबर तक वो फ्री रहते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि जितनी भी प्रोडक्शन होती है, वो टी शर्ट का मौसम कौन सा है? गर्मियों का। अब गर्मियों के लिए प्रोडक्शन आप गर्मियों में नहीं स्टार्ट करते कभी भी। गर्मियों में जो चीज आपने सेल करनी है, उसकी प्रोडक्शन आप 3-4 महीने 5 महीने पहले स्टार्ट करते हो। इसी तरह से जो लोग स्वेटर में और कोट में और ऐसे ड्रेसेस में डील करते हैं जो कि सर्दियों के ड्रेसेस हैं, तो उनका काम शुरू होता है अप्रैल मई में, और वो उनका काम एंड हो जाता है तकरीबन अक्टूबर तक। तो ये हमेशा अब होता क्या है कि आपको जिस किस्म की आप ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर वैसा ही चाहिए होता है। देखिए जी, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं कि उसको बेनिफिट्स ऑफ अडॉप्टिंग एन अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर। स्टाफ मोरल इज हाई एज एम्प्लॉयज एम्ब्रेस रिपोर्टिंग लाइंस एंड लॉजिस्टिक्स। स्टाफ का मोरल हाई हो जाता है क्योंकि आपके स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी है। आपका स्ट्रक्चर वेरी करता है, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड देयर रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। Relationships and processes appear logical and well organized. स्ट्रक्चर जितना स्ट्रांग होगा, स्ट्रक्चर चाहे कोई भी हो, सर्कमस्टांसिस की बेस पर कोई भी स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर खुद स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रक्चर जितना स्ट्रांग होगा, उतना रिलेशनशिप और प्रोसेस जो है वो लॉजिकल और वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे। द कंपनीज ऑपरेशंस आर हाईली एफिशिएंट एंड द स्ट्रक्चर हेल्प्स टू ऐड वैल्यू। Customer and clients receive quality products on time and at fair prices. ये सब अच्छा स्ट्रक्चर होने की वजह से हम देखेंगे कि अच्छा स्ट्रक्चर की वजह से क्यों ये चीजें बेहतर होती हैं। Decisions can be made quickly and by the right people. Inefficiencies such as redundant layers of management and delays in responding to customer queries are minimized. जब चीजें प्रॉपर वेल प्लान्ड होती हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर होता है, तो काम जो है ना वो काफी आसान हो जाता है, चीजें स्मूथ हो जाती हैं। और सम टाइम आपको एक पूरी जो लेयर है मैनेजमेंट की, वो आपको माइनस करनी पड़ जाती है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं रहती अच्छे स्ट्रक्चर में। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्ट्रांग ना हो, तो फिर आपको स्टाफ ज्यादा होता है और प्रोडक्टिविटी कम होती है। जी, अब हम डिस्कस करते हैं consequences of adopting a deficient structure. Staff can become frustrated through perceived. वहां पे स्टाफ का मोरल हाई था, यहाँ पे वो क्योंकि बता रहा है, consequences को बता रहा है, तो इसलिए क्या हुआ कि स्टाफ कैन बिकम फ्रस्ट्रेटेड। Decision making can be delayed and it may be difficult to identify to communicate with decision maker who are not local to the customer. Consequences ना कि अगर आपने कोई अच्छा वाला स्ट्रक्चर अडॉप्ट ना किया, तो ये वाले प्रॉब्लम्स आएंगे। डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होने की बजाय वीक हो जाएगी, स्टाफ फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट देखें, देयर मे बी अ लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देयर मे बी lack of clarity of roles and responsibilities, particularly where multiple reporting lines exist. अगर मल्टीपल रिपोर्टिंग लाइंस है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में खास तौर पे ये प्रॉब्लम आता है कि अगर मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर स्ट्रांग ना हो, तो बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि रिपोर्टिंग करनी किसको है। The operations may be inefficient. For example, the delivery cost of adopting one large country-based central warehouse may exceed the cost of operating 3 regional-based warehouses. Customers and clients lose out through delays and lower quality. दोनों जो है ना वो लोअर क्वालिटी की वजह से और डिले की वजह से जो आपका रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। Reputation and brand image could be damaged if the market concludes that the organization has adopted the wrong structure. आपके रॉन्ग स्ट्रक्चर की वजह से आपका जो रिलेशनशिप है आपके सप्लायर्स के साथ वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। आपका रिलेशनशिप जो अपने कस्टमर के साथ है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, अपने वेंडर्स के साथ डिस्टर्ब हो जाता है, अपने लेंडर के साथ डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो स्ट्रक्चर जो है ना वो एक सबसे बेसिक चीज है। Ultimately, a bad fit may result in significant loss of customers to competitors. ठीक है, जो बैड फिट है वो हमेशा क्या होता है कि आप अपने कस्टमर्स को लूज करते हो, और कंपेटिटर जो होता है वो हमेशा उस चीज का एडवांटेज ले जाता है। जी जनाब, इन इश्यूज को डील करने के लिए बंस एंड स्टालकर साहब आए मार्केट में। उन्होंने मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को डिस्कस किया।
अब वो कहते हैं कि जनाब ये जो कंटीजेंसी थ्योरी है, इसके अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें उन्होंने 2 पॉइंट दिए हैं। एक है मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर, दूसरा है ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा जी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री आप इसको एडजस्ट कर लें। फर्स्ट क्या है मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर, इसमें क्या है रिजिड टास्क डेफिनेशन। रिजिड, देखो टर्म क्या यूज की है, रिजिड टास्क डेफिनेशन, कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप यूं समझ लें कि ये जिस तरह से हमने बात की थी ना, डिक्टेटर जो स्टाइल होता है, डिक्टेटरशिप जो होती है, वर्टिकल कम्युनिकेशन होगी। अब देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन नहीं होगी, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो टॉल नैरो होगा, उसको क्या कहते हैं वाइड फ्लैट नहीं होगा। हाई डिग्रीज ऑफ फॉर्मलाइजेशन, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी होगी कामों में, काम करने में, ऑपरेशंस में। अथॉरिटी बेस्ड इन्फ्लुएंस, कि जो सीनियर होगा, जो जिसकी लाइक आप कह लें कि पोस्ट ऊपर होगी, पोजीशन ऊपर होगी, उसकी ही सिर्फ ड्यूटी वो जो है ना अथॉरिटी चलेगी। सेंट्रलाइज कंट्रोल, सेंट्रलाइज कंट्रोल में क्या होता है कि सीईओ या जो ओनर होता है वो चीजों को स्ट्रॉन्ग बहुत केयरफुली और कॉन्शियसली देख रहा होता है। कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन, हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब इसमें अगर देखें तो पूरी उसमें एक पॉइंट जो है ना वही पॉजिटिव है, वो है हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन। अदरवाइज कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन जो है ये एक तरह से नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस प्रोडक्ट में डील कर रही है, कौन सी उसकी इंडस्ट्री है, उसमें कंपटीशन कैसा है। अच्छा, वेयर एज इफ यू लुक ओवर द ऑर्गेनिक मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबल टास्क डेफिनेशन, लेटरल कम्युनिकेशन। लेटरल कम्युनिकेशन वही होती है जिसमें हम हॉरिजॉन्टल भी कर लेते हैं और वर्टिकल भी कर लेते हैं, और ज्यादातर इसमें आपको कम्युनिकेशन की फ्रीडम होती है। लो डिग्री ऑफ फॉर्मलाइजेशन, expertise based influence, decentralization control, सिंपल डिफरेंशिएशन, लो डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर ये आप सारे ऑर्गेनिक वाले पॉइंट देखें तो अगर आप रिकॉल करें तो ये सारे पॉइंट्स वही हैं जो हमारे पास उसमें आए थे, क्या कहते हैं उसको वाइड फ्लैट स्ट्रक्चर में आए थे। और वो जो दूसरे पॉइंट्स हैं वो सारे वही हैं जो हमारे पास टॉल नैरो स्ट्रक्चर में आए थे। जी बेटा, आगे इसने एक टेबल बना दी है बर्न्स और स्ट्राइकर ने, तकरीबन वही चीजें हैं जो हमने अभी ऊपर डिस्कस की हैं। जो पॉइंट्स हमने ऊपर किए हैं यहाँ उसने टेबल में कंपैरिजन के लिए आमने सामने लिख दिए हैं। इन पॉइंट्स को बेटा एक दफा आप लोग खुद से रीड करें, ये सब सेम वही पॉइंट्स हैं। जी बेटा, मूविंग फर्दर, इसमें एंड में उसने एक छोटा सा कंक्लूजन निकाला है। बर्न्स एंड स्टॉकर फाउंड फ्रॉम देयर रिसर्च दैट वन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट नेसेसरीली बेटर देन द अदर। कहते हैं हमको ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ये टाइप अच्छी है, मैकेनिस्टिक अच्छी है, ऑर्गेनिक अच्छी नहीं है, या ऑर्गेनिक अच्छी है, मैकेनिस्टिक अच्छी नहीं। कहते हैं ऐसी बात नहीं है। वो कह रहा है कि ना ये डिपेंड करता है हमेशा टास्क टू टास्क, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा बेटा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी बेटा, आप देखेंगे जैसे वो ये हमेशा चीज ना डिपेंड करती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नेचर क्या है, मार्केट का कंपटीशन का लेवल क्या है, और आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें जो अक्सर अप एंड डाउन आते हैं, ये चीजें हमेशा वेरी करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। An organic structure is better suited to an entity that needs to be responsive to change, that needs to be responsive to change in its products and markets and its environment. For example, Google, for example, Apple, माइक्रोसॉफ्ट, या जैसे जितने भी सेल फोन इंडस्ट्रीज हैं, इन सब को ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना चाहिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो क्या कहते हैं ऑपरेशंस हैं, जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें क्विक चेंज नहीं चाहिए होता, या रेगुलर बेसिस पे चेंज नहीं चाहिए होता। फॉर एग्जांपल वो है क्या कहते हैं नेस्ले है। नेस्ले ने जो दूध मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाया हुआ है, और जो मिल्क प्रोसेसिंग प्रोसेस है, और जो मार्केट में कस्टमर की डिमांड है, वो एक फिक्स्ड है। उसमें चीजें एक सेम पैटर्न पर ही चल रही हैं, चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है, और क्विक चेंज की रिक्वायरमेंट तो वैसे ही नहीं है। तो ये ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया नेस्ले का, सेम लाइक सुजुकी हो गया, होंडा हो गया, ऑटोमोबाइल में जितने भी हैं, ये क्विक बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं आती, खासतौर पे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो एक एक गाड़ी 20 20 30 30 साल भी एक ही मॉडल चलता रहता है बगैर किसी चेंजेस के। जैसे मेरान की एग्जांपल आपके सामने है।
तो इसी तरह से बहुत सारी और गाड़ियां भी ऐसी हैं कि जिसमें कोई ज्यादा फीचर्स में चेंज नहीं आता, और ये एक मॉडल के बाद अगला मॉडल इंट्रोड्यूस करते हैं 10 साल बाद। अब जैसे आप देखें कि होंडा सिटी को इस वक्त 11 साल हो गए हैं, सेम शेप आ रही है और तकरीबन सेम फीचर्स आ रहे हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इन ये चलती हैं क्या कहते हैं, मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर पे। और जिनको क्विक चेंज चाहिए था, अब सेल फोन के आप मॉडल देखो कि जो मॉडल 1 साल पहले था वो आज आपको नजर नहीं आएगा। ऐसे ही जो सेल फोन की जितनी भी कंपनीज है, इनको ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। जी बेटा, इज दैट क्लियर? कुछ पूछना तो बताएं, पूछ लें। जी वेल थैंक यू, आई एम गेटिंग योर रिप्लाईज, क्लियर है आप सबको। ओके, नेक्स्ट इज मिन्सबर्ग 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ़िगरेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जब कभी हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, कुछ चेंज करना पड़ता है, कुछ उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो वी नीड अ प्रॉपर एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखें उसने 5 एलिमेंट्स का एक हमें फार्मूला बताया है। आप इधर ये नेक्स्ट पेज पे इस डायग्राम को देखें जरा। टॉप पे क्या है? स्ट्रेटेजिक एपेक्स, ये किसमें कौन होगा? सीईओ एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद क्या है? मिडिल लाइन मैनेजमेंट। मिडिल लाइन मैनेजमेंट में क्या होंगे? कौन कौन लोग होंगे? असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर। उसके दो साइडों पे जो पैरेलल हैं, वो कौन है? टेक्नो स्ट्रक्चर है और सपोर्ट स्टाफ है। व्हाट इज अ टेक्नो स्ट्रक्चर? टेक्नो स्ट्रक्चर इज इक्वल टू मिडिल लाइन। क्यों? कि जो जब हम बात करते हैं मिडिल लाइन मैनेजमेंट की, तो उसमें तो आ जाते हैं डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर मैनेजर्स। लेकिन जो कुछ टेक्निकल स्टाफ है, वो तकरीबन उनका जो ग्रेड होता है, उनका जो आप कह लें जो उनकी पोस्ट होती है, उनकी जो सैलरी होती है, उसका जो लेवल है वो इक्वल टू मिडिल लाइन मैनेजमेंट होता है। और सेम लाइक दैट सपोर्ट स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ भी पढ़ा लिखा स्टाफ होता है। ये भी आप कह लें कि इज इक्वल टू ऑलमोस्ट उसको मिडिल लाइन मैनेजमेंट। इसमें इनके ऑपरेशंस और इनके फंक्शनैलिटीज थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, बट इट इज समथिंग लाइक द सेम। और लास्ट में देखें आ रहा है ऑपरेटिंग कोर। ऑपरेटिंग कोर क्या है? कि ये वो लोग होते हैं जो मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं। मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं। ये जो आपका एक होता है लेबर स्टाफ, लेबर स्टाफ तो बहुत लोअर स्टाफ हो जाता है। लेबर से ऊपर आता है सुपरवाइजर लेवल का जो स्टाफ होता है, ऑपरेटिंग कोर में वो आ रहे होते हैं। अच्छा, अब याद रखिएगा एक चीज आपने जहन में रखनी है कि ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये अगेन वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हॉस्पिटल में अगर हम देखें तो है जो हेल्थ वाला हमारा जितना भी पोर्शन है, एक पूरी इंडस्ट्री है, इसमें ये डिफरेंट होगा। ऑटोमोबाइल में डिफरेंट होगा, नेस्ले जैसी जो कंपनीज हैं इनमें डिफरेंट होगा, और जो आईटी बेस्ड कंपनीज हैं उनमें अगेन डिफरेंट होगा। इसमें हमेशा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज रहता है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो 5 एलिमेंट्स है, हमेशा सेम नहीं होते। देखो आप एजुकेशन की इंडस्ट्री को देख लो, तो यहाँ पे अगेन बिल्कुल डिफरेंट है। अब फिर अगेन ऑर्गेनाइजेशन की साइज पर भी डिपेंड करता है। अच्छा जी, हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज द स्ट्रेटेजिक एपेक्स, दिस इज द टॉप मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑपरेटिंग कोर, दिस रिप्रेजेंट्स द बेसिक वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडिविजुअल्स हु कैरी आउट दिस वर्क। Middle line, these are the managers and management structure between the strategic apex and the operating core. कौन है? Managers and management structure between the strategic apex and the operating core. Support staff, these are the people who provide support for the operating core, such as secretarial staff, cleaning staff, repair and maintenance staff, and IT staff. अब क्लीनिंग स्टाफ में आप ये नहीं देखोगे कि वो जो जेनिटोरियल स्टाफ होता है ये उसमें शामिल नहीं है। वो जो हमारे बिल्डिंग की सफाई वगैरह के जो खाकरोब वगैरह होते हैं, ये उसमें शामिल नहीं है। जेनिटोरियल स्टाफ, दिस इज समथिंग एल्स। यहाँ पे जो सपोर्ट स्टाफ है, क्लीनिंग का मतलब ये है कि जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस की जो उसके आप कहते हैं कि सपोर्ट स्टाफ में जो होते हैं, वो ये बकायदा सफाई वाला लफ्ज यहाँ पे फिट नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ जो आ रहा है आप देखिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस स्टाफ आ रहा है और आईटी स्टाफ आ रहा है। जी लास्ट देखिए टेक्नो स्ट्रक्चर, दीज आर द स्टाफ विदाउट डायरेक्ट लाइन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बट हु सीक टू स्टैंडर्डाइज द वे द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स। दे प्रोड्यूस प्रोसीजर्स एंड सिस्टम मैनुअल्स दैट ऑर्डर्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो।
कि ये बेसिकली टेक्निकल लोग होते हैं, टेक्निकल फील्ड के जितने लोग होते हैं वो टेक्नो स्ट्रक्चर में आते हैं। जी नेक्स्ट देखिए, मिन्सबर्ग आर्ग्यूड दैट द ग्रुप that has the greatest influence determines the way in which the entity is organized and the way that its processes and its relationship operate. When the strategic apex is powerful, organization is entrepreneurial. हमने डिस्कस किया था कि एंटरप्रेन्योरियल में कौन होता है कि सब कुछ जो पावर होती है वो आपके सीईओ के पास, या सम टाइम तो वो सिर्फ क्या कहते हैं एक अकेला ही पर्सन होता है, तो उसमें जो है ना वो कोई बकायदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जरूरत नहीं होती। द लीडर गिव द ऑर्गेनाइजेशन इट्स सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजंस। सेकंड देखिए, व्हेन द टेक्नो स्ट्रक्चर इज डोमिनेंट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफन हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, विद ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग prominent activities, the organization continually seeks greater efficiency. When the organization is divisionalized and local managers are given extensive authority to run their own division in the way that they consider best, the middle line is dominant. ये इसमें अमूमन कौन से आते हैं? स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, ये इसमें आती हैं कि जिसमें जो मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं वो आपका लाइक टीचर्स होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं। Some organizations are dominated by the operating core, where the basic workers are highly skilled to seek the achieve proficiency. सॉरी मैं उसमें एग्जांपल गलत दे गया, वो इसमें एग्जांपल आएगी स्कूल कॉलेज वाली। आई एम सॉरी, वो जो आपका व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज डिविजनलाइज्ड, ये आपकी जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो मार्केटिंग बेस्ड और मैनेजमेंट बेस्ड चलती हैं वो इसमें आएंगी। जैसे उसको नेस्ले के डिविजनल ऑफिस हो गया, और इसी तरह से जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के जो डिविजनलाइज्ड ऑफिस होते हैं। तो ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि देखिए इसमें क्या आ रहा है, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, जहाँ पे टीचर्स और डॉक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, उनके बगैर ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती होती। इन अ प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी सच एज अ फर्म ऑफ अकाउंटेंट्स और लॉयर, द मिडल लाइन टेंड्स टू बी शॉर्ट। जरूरत नहीं होती ना कि अगर आप जैसे आप लोग इंशाल्लाह फ्यूचर में अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, तो आप लोग अगर अपनी फर्म बनाना चाहेंगे तो आप लोगों को कोई मिडिल लाइन की इतनी खास जरूरत नहीं होगी। आप खुद टॉप पर बैठे होंगे और नीचे आपके कुछ स्टाफ होंगे जो इंटर्न नहीं होंगे। तो यहाँ वहां पर आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना वो मिडिल लाइन मैनेजमेंट की तो जरूरत होती ही नहीं है, क्योंकि हमें एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए होती, ये बहुत एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए होती। जी बेटा, ये वाला पॉइंट समझ आ गए आपको सारे? थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी, आपको पॉइंट सारे क्लियर हो गए हैं। वेरी गुड बेटा। ओके, मूविंग फर्दर। अच्छा एक मिनट, टाइम क्या हो गया है? 12:50 हो रहे हैं। एक मिनट, ये नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा, कल इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर 3 एंड हो जाएगा, क्योंकि आज जो है ना इसमें अभी 10 मिनट में टॉपिक एंड नहीं होगा, और हमें इसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। बेटा जितना हमने पढ़ लिया इसको आप अच्छी तरह से रीड करें। कल हमारा इंशाल्लाह इंशाल्लाह चैप्टर 3 एंड हो जाएगा, और नेक्स्ट जो है ना हम उसको देखेंगे कि चैप्टर जो हमारा 11 है आईटी वाला, वो हम कोशिश करेंगे कि उसको भी 4-5 दिनों में एंड कर लें। जी बेटा, इज दैट क्लियर? हम बस यहीं पे स्टॉप कर लें, कोई बात पूछनी है तो पूछ लें।